दोस्तों स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग जो नई बैच आप सबका शुरू हुआ है, जो भी एएनएम जीएनएम का स्टूडेंट है, और इस बैच में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को तैयारी करवाया जा रहा है, जिससे कि सबको समझ में आए, बेहतर तैयारी हो सके और आप सब इस बार रिजल्ट ले सके। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इस बार रिजल्ट होना है। एएनएम का भी बहुत सारी वैकेंसी है, जीएनएम का तो बहुत सारा वैकेंसी दे ही दिया है। अभी तक जितने वैकेंसी देते थे जीएनएम का, इस बार सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए आप लोग पढ़ाई पर पूरी तरीके से फोकस करें, वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि ग्रेविडा दर्शाता है। ग्रेविडा क्या चीज़ को दर्शाता है? गर्भ अवस्था की गर्भवती की अवस्था को दर्शाता है, या पिछली जो गर्भ अवस्था होता है उसको दर्शाता है, या 30 और या उसकी जो अवस्था होती है उसमें मतलब कि गर्भ अवस्था को दर्शाता है, या ये सभी। तो ग्रेविडा के बारे में हम लोग पूरी डिटेल्स में जानते हैं कि ग्रेविडा का भी प्रकार होते हैं, उसके बारे में भी डिटेल्स में जान लेते हैं। क्योंकि हमने आपको बता रखा है कि इस नए बैच में सारे कुछ डिटेल्स में बताया जाएगा, ताकि आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको परेशानी ना हो, कन्फ्यूजन ना हो, आप सही उत्तर करके एग्ज़ाम में आए। सभी कभी ने ये देखे होंगे, इस डिवाइस से जो भी गर्भवती महिला जाता है उसको चेकआउट करते हैं। तो ये वही डिवाइस है जिससे कि क्या चीज़ पता चलता है, तो ग्रेविडा के बारे में पता चल पाता है। तो ये सब जो नोट्स है, जैसे कि जहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन वाले ज़रूरत क्वेश्चन होंगे वहाँ पर एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, उसकी पूरी डिटेल्स आपको मिलेंगे। तो वो आपको उन्हीं सारे स्टूडेंट को मिलेंगे जो प्राइम स्टूडेंट है, जो नए बैच में जो शुरू हुआ है उसमें ज्वाइन रहेगा। तो उसके लिए आप लोग इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके क्लास में जुड़ जाइएगा। जो भी पुराने स्टूडेंट हैं या जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, वो सारे स्टूडेंट इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके क्लास में जुड़ जाइएगा। नए जो बैच स्टार्ट हुए हैं उसमें तो आपको ये सब जो डिटेल्स वाली जो थ्योरी टाइप का, और जो एक क्वेश्चन जो विभिन्न टाइप से पूछे जा सकते हैं, तो उस टाइप से जो आपके लिए क्वेश्चन तैयार किया गया है वो सब मिल जाएंगे। तो चलिए ग्रेविडा के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। तो ये आप लोग फिगर से समझ गए कि क्या कुछ होता है। इससे मतलब कि उसको चेकआउट किया जाता है। क्या चेकआउट करते हैं? तो ग्रेविडा क्या है? गर्भ धारण करने की संख्या है। जैसे कि अवेशन हो गया, तो उस समय ऐसा नहीं कि उसमें जीरो दिखाएगा, यहाँ पर संख्या दिखाए, मतलब कि शो होता है जब गर्भवती महिला को ये मतलब कि चेक किया जाता है ग्रेविडा लगाकर। तो वो क्या है कि गर्भ धारण की संख्या को बताता है। जैसे क्या कि पैरा गर्भधारण की संख्या जो व्यवहार्यता तक ले जाई गई हो और प्रसव कराया गया हो, वो पैरा बताता है। पैरा क्या चीज़ को बताता है? तो पैरा गर्भधारण की जो संख्या है, जो क्या चीज़ बताता है, तो व्यवहार्यता तक जो ले गई हो, मतलब कि व्यवहार्यता तक जब ले जाई जाती है या प्रसव कराई जाती है। उसमें भी टाइप्स है। जैसे क्या है कि अगर पहली बार गर्भवती कोई महिला बनती है तो उसको क्या कहा जाता है? तो प्राइमरी ग्रेविडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ग्रेविडा का भी टाइप्स है, जिसमें कि प्राइमरी ग्रेविडा उस स्त्री, उस महिला के लिए प्रयोग किया जाता है जो पहली बार गर्भ धारण करती है, तो उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी ग्रेविडा। दूसरा है मल्टी ग्रेविडा, जो एक से अधिक बार गर्भवती बनती है, एक से अधिक बार गर्भ धारण करती है, तो उसको मल्टी ग्रेविडा, मतलब कि मल्टी ग्रेविडा से जानते हैं। अगला है नील पेरस। क्या है? नील पेरस कभी भी गर्भधारण या व्यवहार्यता तक नहीं ले गया हो, तो उस केस को क्या कहते हैं? नील पेरस। या मल्टी पेरस किसको कहते हैं? तो दो या अधिक प्रसव हुआ हो जो व्यवहार्यता तक ले गई हो, तो उसको मतलब कि मल्टीपेरस कहे जाते हैं। कैसे चेकआउट होते हैं वो डिवाइस भी आपको देखने को मिल रहे हैं, उसकी पूरी डिटेल्स हमने आपको बता दिए हैं। और जो नए बैच में जुड़े हैं उसको ये सारे इस टाइप से और भी जो क्वेश्चन होंगे जो नहीं बता पाएंगे, जो क्लास में तो ज़्यादा क्वेश्चन करना रहता है, तो उसका भी सारे डिटेल्स आपको वहाँ पर उस बैच में मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन से किसी भी तरीके से इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे तो आप उसको बना सकते हैं। तो ग्रेविडा क्या दर्शाता है? तो मेनली यह गर्भवती का जो अवस्था होती है उसको दर्शाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि गर्भाशय ट्यूब। क्या कह रहा है?
कि गर्भाशय ट्यूब और अंडाशय के विकार है? क्या तीव्र जो स्लीपिंग स्टिक्स है वो, या एक्टोपिक गर्भ अवस्था, ट्यूमर, या उपयुक्त सभी? तो क्या हो जाएगा? तो ये आपका है, ये तीनों क्या है, गर्भ अवस्था का जो गर्भाशय का ट्यूब एवं अंडाशय का विकार में ये सब कौन रहता है? ठीक है, ट्यूमर ये सब क्या है, डिफेक्ट है, ट्यूमर हो जाना ये सब क्या है, बीमारी है या विकार ही है। ये सब क्या है कि गर्भाशय ट्यूब और अंडाशय के विकार में ये सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आप सबके लिए। कह रहा है कि भ्रूण या भ्रूण को भोजन की आपूर्ति कहाँ से होता है? कल के क्लास में, इसलिए आपको बार बार कहते हैं कि आप लोग क्लास को रेगुलर करिए, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं, बहुत इजी वे में आपको बताते हुए चलते हैं। कह रहे हैं कि भ्रूण को पोषण कह लीजिए या पोषण का भी आपूर्ति करता है, भोजन की भी आपूर्ति कहाँ से मिलती है ये आपसे पूछा जा रहा है। माँ की धमनियों के द्वारा, या गर्भाशय से, प्लेसेंटा से, या एमनियोटिक थैली के द्वारा? तो कहाँ से मिलता है? तो ये आपको प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है। क्या चीज़? जो भ्रूण में पोषण की भोजन की जो आपूर्ति होती है, सिर्फ भोजन ही नहीं और भी सारा पोषक तत्व, एंटीबॉडीज और भी बहुत सारी चीज़ें प्लेसेंटा के माध्यम से ही भ्रूण में पहुंचाया जाता है। जब भी महिला गर्भधारण करती है, जो बच्चे शिशु पल रहे होते हैं, उसके पास जो पहुंचता है भोजन, एंटीबॉडी, ये सब किस माध्यम से पहुंचता है? तो प्लेसेंटा के माध्यम से। प्लेसेंटा के बारे में भी कल डिटेल्स में बताए थे, कैसी क्या प्रक्रिया होती है, कैसे उसका फिगर होता है, वो हमने आपको कल के क्लास में बता रखे हैं विद फिगर, और उसमें हमने डिटेल्स में बताए भी है। अगर आज भी उसी को बताने लगेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समय लग जाएंगे। वैसे आपको दिखा देते हैं एक बार। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चे के नाभिक नाल से जो जुड़ा हुआ है, इसी को प्लेसेंटा कहे जाते हैं, और इसके माध्यम से ही कह सकते हैं कि बच्चों में या भ्रूण में, जब भ्रूण अवस्था में तो उस समय भी भोजन, पोषक तत्व, ये सारी चीज़ें पहुँच पाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि भ्रूण संकट के लक्षण है, इनमें से कौन भ्रूण के संकट का लक्षण है? जैसे कि भ्रूण की जो हृदय ध्वनि अनियमित हो जाती है, हृदय की जो ध्वनि है भ्रूण की वो अनियमित हो जाती है, नियमित तरीके से नहीं चलते हैं, या मोकोनियमो सना हुआ तरल होता है, या भ्रूण की जो हृदय ध्वनि है वो 1/20 मिनट से कम हो जाता है। सामान्य जो हृदय ध्वनि होता है वो हमने कल के क्लास में आप लोगों की क्वेश्चन छोड़े थे, लेकिन आज यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया आप लोगों का कि भ्रूण की हृदय गति, कह रहा है कि भ्रूण की हृदय गति का जो ध्वनि है वो 120 मिनट से भी कम हो जाता है, या ये सभी। तो भ्रूण संकट के लक्षण की हम बात कर ले तो वो आपका क्या हो जाएगा? तो भ्रूण संकट के लक्षण ये सभी है। क्या? तो भ्रूण के हृदय ध्वनि अनियमितता, या मोकोनियम में सना हुआ तरल, या भ्रूण की जो हृदय ध्वनि है वो 1/20 पर मिनट से भी कम हो जाना। तो ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि कोई रोगी प्री एक्लैम्प्सिया से जो एडैम्प्सिया की ओर बढ़ता है तो नर्स की पहली कार्रवाई क्या होनी चाहिए? नर्स उस स्थिति में क्या करता है, उसकी पहली कार्रवाई क्या होनी चाहिए? आप लोग कुछ दिन के बाद, जॉब के बाद जाइएगा ड्यूटी पे, तो उस केस में आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, पहली कार्रवाई आप क्या करने जाइएगा? फेस मास्क द्वारा ऑक्सीजन देना, मतलब कि फेस मास्क के द्वारा ऑक्सीजन को देना, या वायु मार्ग को साफ करना और खुला रखना, या मैग्नीशियम सल्फेट को अंतःशिरा के रूप में देना, या चौथा ऑप्शन है आपका क्या कह रहा है, चौथा ऑप्शन कि रक्तचाप और भ्रूण की हृदय गति का आकलन करना। तो इस स्थिति में रक्तचाप और भ्रूण की हृदय गति का ही आकलन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, किस स्थिति में? जब यदि कोई रोगी प्री एक्लैम्प्सिया से
एडैम्पसिया की ओर बढ़ता है तो उस केस में नर्स की पहली कार्रवाई है रक्तचाप और भ्रूण की हृदय गति का आकलन करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा निर्मित नहीं होता है। इसमें से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि प्लेसेंटा के द्वारा निर्मित नहीं होता है। तो जैसे क्या है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन या ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन। तो क्या होता है, तो टेस्टोस्टेरोन ये एक उत्तेजना हार्मोन है जो कि प्लेसेंटा के समय उस समय में तो उत्तेजना आती नहीं है, तो मतलब कि उससे उत्पन्न होने वाला ये हार्मोन नहीं है। क्या, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जहाँ पर भी और भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होंगे वहाँ पर मिलेंगे वो सारे नोट्स। और जिसका भी नहीं आपको बहुत इजी है या जिसमें लगता है कि इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन की ज़रूरत नहीं है, तो वो सारे जो नोट्स है वो सारी डिटेल्स आपको उस न्यू बैच जो न्यू स्टार्ट हुआ है बैच उसमें मिल जाएंगे। अगला है IUCD का उपयोग, उसको IUD भी कहीं लिखा रहे तो आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा। IUCD के उपयोग से जुड़ा सबसे आम दुष्प्रभाव के बारे में कह रहा है कि इसका दुष्प्रभाव क्या होता है। पहले IUCD के बारे में आप लोग जानते हैं, इसके बारे में हमने पहले वो स्टार्टिंग में जो क्लास किए होंगे उसको बताए थे डिटेल्स में। वैसे हम आपको यहाँ पर बहुत सारे नए स्टूडेंट भी जुड़े हैं या नया बैच स्टार्ट हुआ है तो इसमें डिटेल्स में तो चलेंगे ही, तो हम IUCD के बारे में यहाँ पर भी बता देते हैं और भी क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग आएंगे। तो ये मतलब कि जिसको IUCD भी कह सकते हैं, IUD भी के नाम से भी जाना जाता है, जिसको इंट्रा यूटेराइन डिवाइस कहते हैं। ये क्या है कि गर्भधारण को रोकने के लिए किए जाते हैं। क्या किया जाता है, तो मतलब कि वजीना के मार्ग से इसको सेट किया जाता है, यूटेरस में इसको लगाया जाता है, जो कि टी शेप के यहाँ पर दिख रहा है ना वाइट कलर का, ये मतलब कि उसमें सेट किया जाता है, उसमें फिट किया जाता है, जो कि गर्भधारण को रोकता है। क्या है, जैसे कि कंडोम या अन्य जो गर्भ निरोधक है साधन, उसके विपरीत IUD यौन संचरण संक्रमण को मतलब कि नहीं रोक पाता। ये इसका क्या डिमेरिट भी है, लेकिन अगर गर्भधारण को रोकना है तो उस केस में IUD का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ मतलब कि इससे परमानेंटली तरीके से जो भी 5 साल 10 साल के लिए इससे गर्भधारण को रोका जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि IUCD के उपयोग से जुड़े सबसे आम दुष्प्रभाव क्या है, जैसे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी, IUCD का निष्कासन, गर्भाशय का फट जाना, अत्यधिक मासिक धर्म, प्रसव। तो उस केस में क्या होता है, तो वो मतलब कि बहुत सारी चीज़ों को रोकते हैं क्योंकि उस मार्ग में लगाया जाता है। तो उस केस में क्या चीज़ का दुष्प्रभाव करेगा, तो इस मतलब कि अत्यधिक मासिक धर्म के प्रभाव ही उसका क्या है, जो आम दुष्प्रभाव से जुड़ा है, मतलब कि उसका आम दुष्प्रभाव इसी के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ अवस्था का विषाक्तता का संदेश है। जैसे निम्न रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, या निम्न रक्त शर्करा या उच्च रक्त शर्करा। तो गर्भ अवस्था के जो विषाक्तता का जो संकेत है वो क्या चीज़ है, तो वो है उच्च रक्तचाप। क्या है, उच्च रक्तचाप। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन में थोड़ा नंबरिंग चेंज हुआ है, एक्लैम्पसिया की जटिलता में शामिल है। कह रहे एक्लैम्पसिया की जटिलता में इनमें से कौन शामिल है सिवाय इसको छोड़ के। जैसे क्या है कि गुर्दे की विफलता पहला ऑप्शन है, मासिक रक्त स्त्राव, या थ्रोम्बोसाइटोसिस, या शॉक। तो क्या है, तो एक्लैम्पसिया की जटिलता में कौन शामिल नहीं है, मतलब वही पूछ रहा है कि शामिल है सिवाय छोड़ के, किसको छोड़ के इसमें शामिल नहीं है, तो कौन नहीं है, तो क्या है, थ्रोम्बोसाइटोसिस है, वो मतलब कि एक्लैम्पसिया की जटिलता में शामिल। इसके छोड़ के ये तीनों जो ऑप्शन है ये सब इसके जटिलता में शामिल है, सिर्फ ये नहीं शामिल है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि +2 स्टेशन के दौरान भ्रूण के
सिर की स्थिति है क्या? इस्केलियम स्पाइन के नीचे या इस्केलियम स्पाइन के ऊपर या इस्कियल जो स्पाइन है उसके पीछे या पैल्विक इनलेट के ठीक ऊपर। तो क्या हो जाएगा? तो ये इस्केलियम स्पाइन के नीचे होते हैं। कहाँ होते हैं? जो इस्कियल जो स्पाइन होते हैं उसके नीचे ये स्थिति मतलब कि सिर के स्थिति, भ्रूण के सिर की स्थिति है। अगला है एक्लैम्पसिया से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक्लैम्पसिया की नैदानिक विशेषता को प्री एक्लैम्पसिया से अलग करें। कह रहा है कि एक्लैम्पसिया के प्री नैदानिक विशेषता को प्री एक्लैम्पसिया से अलग करें। रक्तचाप क्या है? उच्च रक्तचाप, दौरा, एडिमा या प्रोटीनीरिया। तो क्या है? तो एक्लैम्पसिया का जो नैदानिक विशेषता को जो प्रो एक्लैम्पसिया से अलग करता है वो क्या है? दौरा। क्या है? दौरा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा IPID क्या है? CPID का मुख्य कारण है प्लेसेंटा का अचानक टूटना या प्लेसेंटा प्रीविया या एक्टोपिक प्रेगनेंसी या PPH। क्या है? PPH। तो क्या है इसका मतलब कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब कि जो PID का जो मुख्य कारण है मतलब कि वो क्या है? PPH। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण अवधि के प्लेसेंटा में भ्रूण की उत्पत्ति का हिस्सा लगभग कितना % होता है? क्या पूछ रहा है कि पूर्ण अवधि के प्लेसेंटा में जो पूर्ण अवधि प्लेसेंटा का पूरा हो जाता है तो उसमें भ्रूण की उत्पत्ति का जो हिस्सा है वो लगभग कितना % होता है? तो 10%। ज़्यादातर इसमें क्या रहेंगे? भ्रूण के ही रहेंगे हिस्सा। तो प्लेसेंटा में जो भ्रूण की उत्पत्ति का हिस्सा है वो पूछ रहा है पूर्ण अवधि के दौरान। तो कितना? सबसे ज़्यादा होंगे। इसमें सबसे ज़्यादा कितना है? 80%। तो 80% पूर्ण अवधि के दौरान प्लेसेंटा में भ्रूण की क्या रहता है? उत्पत्ति का हिस्सा लगभग होता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि सबसे पहले क्या कर रहा है? सबसे पहले भ्रूण की हृदय ध्वनि का आकलन किया गया। मतलब कि भ्रूण के हृदय ध्वनि दर सुनाई देता है ना जब मतलब कि उसका जो साउंड जैसे कि डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो उसका ध्वनि सुनाए वैसे भी वहाँ पर भी चेक किया जाता है। आप लोग भी कभी फील किए होंगे वैसे अगर तो उसमें मतलब कि भ्रूण की जो हृदय गति का जो ध्वनि दर होती है वो मतलब कि सुनाई देता है, उसका आकलन किया जाता है। तो वो कब से पता चलने लगता है? 2 से 3 सप्ताह के बीच। तो ये अमूमन कब होंगे? जब गर्भधारण होंगे तब। तो वही गर्भधारण की अवधि ही बता रहे हैं कि 2 से 3 सप्ताह के बीच में या 8 से 10 सप्ताह के बीच में। ये सब क्वेश्चन आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं क्योंकि बहुत ईजी है। 10 से 12 या 16 से 18 सप्ताह के बीच में। तो ये मतलब कि 8 से 10 सप्ताह के बीच में जाते जाते ही ये मतलब कि सुनाई देने लगता है। क्या चीज़? तो भ्रूण की जो हृदय ध्वनि दर है वो सुनाई देने लगता है, उसका आकलन किया जा सकता है। मतलब कि उसका अगर सुनाई नहीं भी दे रहा है उस सप्ताह के दौरान 8 से 10 सप्ताह के दौरान तो लेकिन उसका आकलन किया जा सकता है। कब? तो यहाँ पर आकलन के बारे में ही पूछा जा रहा है। तो 8 से 10 सप्ताह के दौरान ही उसका आकलन किया जा सकता है। अगला है कि निषेचन होता है क्या? गर्भाशय या फलोपियन ट्यूब में, श्रेणी में या योनि में? तो निषेचन कहाँ होगा? फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया। निषेचन फर्टिलाइजेशन आप लोग जानते होंगे। तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ होंगे? तो ये आप सबको पता है कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया फलोपियन ट्यूब में ही होते हैं।
तो इसके बारे में और कल डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। फिलहाल आज हम लोग यहाँ तक रहने देते हैं। जो भी अभ्यर्थी अभी तक नए जो क्लास स्टार्ट हुए हैं इसमें नहीं ज्वाइन किए हैं, फटाफट आप लोग क्लास में ज्वाइन कर लीजिएगा। निश्चित रूप से आप लोगों को क्लास से फ़ायदा होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।